बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एयर एनालिसिस। आज हम देखेंगे कि एयर एनालिसिस क्या है, एयर में क्या कुछ है, कौन कौन सी किस किस किस्म की पोल्यूशन एयर के अंदर मौजूद है। तो आज के जो हमारा टॉपिक है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने हैं। जैसे हम देखेंगे कि एयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ट्रोपोस्फियर क्या है, एयर की कंपोजिशन क्या है, और एयर पोल्यूशन और इनडोर एयर पोल्यूशन इनके सोर्सेज और इफ़ेक्ट क्या हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी। जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो आप इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने के काबिल हो जाएंगे। वो क्वेश्चंस क्या हैं? एयर क्यों अहम है, ट्रोपोस्फियर क्या है, एयर की कंपोजिशन क्या है, एयर पोल्यूशन और इनडोर एयर पोल्यूशन के सोर्सेज और उनके इफेक्ट क्या हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एयर क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हमें सबको पता है कि एयर बहुत अहम है, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए। हम समझते हैं फूड और वाटर बड़ी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन अगर फूड को देखें, फूड अगर एक इंसान को नहीं मिलती तो वो तकरीबन तकरीबन 2 वीक्स तक ज़िंदा रह सकता है। अगर उसको खुराक नहीं मिल रही तो वो 2 हफ्ते तक ज़िंदा रह सकता है। पानी बहुत अहम है, लेकिन अगर पानी भी किसी हद तक नहीं मिल रहा तो पानी भी अगर नहीं मिल रहा तो इसके नतीजे में भी एक शख्स 1 वीक तक ज़िंदा रह सकता है। लेकिन अगर एयर की बात करें तो एयर चंद मिनट्स के लिए अगर ना मिले तो इंसान की डेथ हो सकती है, इंसान मर सकता है। तो इस ग्राफ से, इस कंपैरिजन से हमें नज़र आ रहा है कि एयर कितनी अहम है। एयर हमें हर लम्हे चाहिए, हर लम्हे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, जिसके ज़रिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़िंदा है। एयर जो है, एक शख्स नॉर्मली एक दिन के अंदर 10 से लेके 25 मीटर क्यूब तक एक शख्स ब्रीदिंग के लिए एयर को इस्तेमाल कर रहा है 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे में 10 से लेके 25 मीटर क्यूब तक ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए एयर को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये जो इतनी ज़्यादा अमाउंट में एयर इस्तेमाल हो रही है, ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में एयर जो इस्तेमाल हो रही है, इसमें जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो भी इनहेल होंगे। अगर टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स कहते हैं जो जहरीली चीज़ें हैं जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं, तो वो टॉक्सिन्स अगर एयर में मौजूद हैं तो यकीनन वो एयर के ज़रिए हमारे जिस्म का हिस्सा भी बन जाएंगे। सांस जब हम अंदर लेके जाएंगे तो उस एयर के साथ साथ वो टॉक्सिन्स भी हमारे अंदर मूव कर जाएंगे और डिफरेंट टाइप्स की हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इस वजह से एयर चूंकि हमें हर लम्हे चाहिए, इस वजह से एयर का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन लाइफ के लिए भी और जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं ज़मीन के ऊपर उन सब के लिए भी। तो चूंकि हम एयर का इस्तेमाल हर लम्हे कर रहे हैं, इस वजह से इसको टॉक्सिन्स से पाक होना चाहिए, टॉक्सिन्स की मिकदार इसमें कम होनी चाहिए, एयर को क्लीन होना चाहिए। एयर का जो एरिया हम डिस्कस करते हैं वो लोएस्ट सेक्शन है, एटमॉस्फेयर का वो सेक्शन जो बिल्कुल ज़मीन के साथ मौजूद है, जहाँ पे इंसान मौजूद है, जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है, जहाँ पे चिमनियाँ लगी हुई हैं, ये सारे काम जहाँ पे हो रहे हैं उस सेक्शन को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है और उस सेक्शन को ही मेंटेन करना ज़रूरी है। तो जब हमें उस सेक्शन को ही देखना है, क्योंकि हम उस सेक्शन में रह रहे हैं, तो हमारा मेनली जो कंसर्न होगा इसी लोअर सेक्शन के साथ होगा। ये लोअर सेक्शन ही हमें बताएगा कि यहाँ पे कितने पोल्यूटेंट्स हैं और इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। ये जो लोअर सेक्शन है ये किसका हिस्सा है? ये ट्रोपोस्फियर का हिस्सा है। ट्रोपोस्फियर क्या है? एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं, उनमें से एक लेयर ट्रोपोस्फियर है।
जमीन की सतह से जो लेयर स्टार्ट हो रही है उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, ये सारी की सारी लेयर्स हैं। जमीन की सतह से लेके 10 किलोमीटर तक के फासले तक अगर ऊपर की तरफ मूव करें जमीन से तो 10 किलोमीटर के फासले तक जो लेयर है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ये वो वाली लेयर है, ये वो वाला एरिया है जहां हम सांस ले रहे हैं, जहां पे सारे के सारे जो वेदर प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे इसी लेयर के अंदर ही वकूफ पजीर हो रहे हैं। लेकिन हमारा जो कंसर्न है, हमारा ताल्लुक है या हमारी स्टडी जो है वो इन पूरे के पूरे 10 किलोमीटर के ऊपर नहीं होगी, बल्कि वो 1 किलोमीटर के ऊपर होगी जहां पे हम सांस ले रहे हैं या जहां पे हम रह रहे हैं। तो जमीन की सतह से ट्रोपोस्फियर का 1 किलोमीटर तक का हिस्सा कहलाता है बाउंड्री लेयर। ज्यादातर जो पोल्यूशन है, इंडस्ट्री है, गाड़ियां हैं, वो सारी की सारी इसी 1 किलोमीटर का ही हिस्सा है, इसी बाउंड्री लेयर का ही हिस्सा है। इट मींस जो ज्यादातर पोल्यूशन होगी वो भी इसी लेयर में होगी। तो अगर हम अपनी एयर को क्लीन करना चाहते हैं, अपनी एयर को मॉनिटर करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर हम 1 किलोमीटर का एरिया डिस्कस कर ले या स्टडी कर ले तो हमारा जो कंसर्न है वो पूरा हो जाएगा, हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो हमें किस चीज को स्टडी करना है? हमें बाउंड्री लेयर को स्टडी करना है। क्यों बाउंड्री लेयर को स्टडी करना है? क्योंकि ऑलमोस्ट हर तरह की एयर पोल्यूशन जो हो रही है वो इसी बाउंड्री लेयर के अंदर ही हो रही है, क्योंकि तमाम की तमाम ह्यूमन एक्टिविटीज इसी बाउंड्री लेयर में वकूफ पजीर हो रही है। तो आए देखते हैं कि एयर की नॉर्मल कंपोजिशन क्या है। सी लेवल के ऊपर अगर देखें तो एयर की, ये आपके सामने एक टेबल नजर आ रहा है आपको। ये टेबल दिखा रहा है कि एयर में कौन कौन सी गैसेस कितनी कितनी परसेंट मौजूद हैं। अगर हम देखें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78% है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 21% है। तो अगर देखें तो ये हमारी जो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर है उसका 99% हिस्सा यही दो गैसेस बना रही हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वेरी इनर्ट गैस है, इनर्ट इन्वायरमेंट रखती है। इस वजह से ऑक्सीजन को इतनी तेजी से जलने के प्रोसेस में नहीं आने देती, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे ज्यादा मिकदार में मौजूद है। अगर ये नाइट्रोजन की मिकदार इतनी ना होती तो हर चीज जो है वो बड़ी जल्दी आग पकड़ लेती, तो हर चीज जो है कुछ देर के अंदर ही भस्म हो जाती। तो ये जो कुदरत ने परसेंटेज रखी है ये बड़ी मसलहत के तहत है। नाइट्रोजन की 78%, ऑक्सीजन की 21%। ऑक्सीजन 21% क्यों है, इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें चल रहा है, और रेस्पिरेशन के लिए जो चीज चाहिए वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर रिक्वायर है तो इसी वजह से ऑक्सीजन की परसेंटेज बाकी गैसेस की निस्बत क्या है, ज्यादा है। अब ये 99% जो हिस्सा ऑलमोस्ट बन चुका है, बाकी जो 1% है उसमें से 0.93% आर्गान है। अब बाकी जो 0.07% रह गया है वो बाकी गैसेस होंगी जो ट्रेसेस में बहुत कम मिकदार में होंगी। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, इथेन, ये सारी की सारी गैसेस जो हैं ये बाकी जो हिस्सा थोड़ा सा बच गया है उसका उसमें मौजूद होंगी। अगर वाटर कंटेंट की बात की जाए तो वाटर कंटेंट वेरी करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि किस एरिया को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम एरिया कोई ऐसा जहां पे समंदर है, दरिया है, नदी नाले हैं, तो वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वाटर वेपर्स ज्यादा होंगे। जहां पे खुश्क इलाका है, सहरा है, गर्मी वाला इलाका है, मैदानी इलाका है, तो वहां पे वाटर कंटेंट कम होंगे, ह्यूमिडिटी कम होगी। तो इस वजह से ये जो वेरिएशन है ये मोस्टली 0 to 3% वेरी करती है, डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट, डिपेंड अपॉन द एरिया। तो ये है एयर की कंपोजिशन जो कि नॉर्मली है। अब एयर की कंपोजिशन में किसी किस्म की भी चेंज आए, वो चेंज किस सूरत में आ सकती है? वो चेंज दो सूरतों में आ सकती है। एक तो यहाँ पे जो मौजूद परसेंटेज है इनमें, इस परसेंटेज में कोई कमी आ जाए या इनमें एक्सेस आ जाए, ज्यादा होना शुरू हो जाए, तो ये दोनों सूरतें इन्वायरमेंट को इम्बैलेंस करेंगी।
जब ये दोनों सूरतें इन्वायरमेंट को इम्बैलेंस कर रही है तो दोनों सूरतों को हम कहेंगे कि ये एयर पोल्यूशन का सबब बन रही है। नाइट्रोजन की मिकदार 78% है। कुदरत ने एक बड़ी मसलहत के तहत ये परसेंटेज रखी है। अगर इसमें हम छेड़खानी करते हैं, ये कम ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो ये इन्वायरमेंट की जो एक प्रपोर्शन है उसको इम्बैलेंस कर देगी और यही चीज जो है वो एयर पोल्यूशन कहलाती है। तो जितनी भी गैसेस जितनी मिकदार में मौजूद हैं वो नॉर्मली एक इन्वायरमेंट का हिस्सा है, हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। अगर इनमें कोई और चीज ज्यादा से ज्यादा, फॉर एग्जांपल जैसे आप बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत कम मिकदार जो है वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, 0.036%। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मिकदार को देखें तो वो इंडस्ट्रीज से जलने के प्रोसेस से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जा रही है तो हम कहते हैं कि ये एयर पोल्यूशन का सबब हो रही है। तो ये क्या है, असल में प्रोपोर्शन चेंज करते हैं, इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर इम्बैलेंस होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो पूरे का पूरा इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होता है। अब ये जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन जैसे अभी डिस्कस किया कि एयर के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो कुदरत ने नहीं रखी लेकिन अब ऐड हो रही है तो उसको हम एयर पोल्यूशन कह देंगे। वो डिफरेंट सोर्सेज से हो सकती है, डिफरेंट तरीका से हो सकती है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एयर पोल्यूशन के मेजर सोर्सेज जो है वो दो ही है। एक स्टेशनरी सोर्स है। स्टेशनरी सोर्स के नाम से ही वाजिया है कि स्टेशनरी सोर्स ऐसी सोर्स है जो पोल्यूशन क्रिएट करेगी, पोल्यूशन की वजह बनेगी, लेकिन एक ही जगह पे रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। ऐसी सोर्स जो मूव ना करके एयर पोल्यूशन का सबब बन रही है उसे बोलते हैं स्टेशनरी सोर्स। ये फिक्स रहती है और डिफरेंट टाइप के एयर पोल्यूटेंट को एमिट करती रहती है। इसकी जो एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी, जैसे फायर्स हैं, खास तौर पे किसी मॉल में लगने वाली फायर जो है या जंगल में लगने वाली फायर, वो एक ही जगह पे एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो उनको एमिट कर रही है। इंडस्ट्री एक ही जगह पे मौजूद है, वो मूव नहीं कर रही, एक ही जगह पे रह के वो डिफरेंट टाइप्स के एयर पोल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर में एमिट कर रही है। पावर स्टेशन जितनी भी बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, खा वो फ्यूल के जरिए की जा रही है या किसी भी प्रोसेस से बिजली की प्रोडक्शन हो रही है, कोयले के जरिए हो रही है, पेट्रोल के जरिए हो रही है, ये सारी की सारी वहां पे कंबस्टन का प्रोसेस चल रहा है। कंबस्टन के प्रोसेस के जरिए क्या हो रहा है कि एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, एयर पोल्यूटेंट्स बन रहे हैं और वो इन्वायरमेंट में एमिट हो रहे हैं। तो ये भी एक स्टेशनरी सोर्स है। दूसरी सोर्स जो है वो है मोबाइल सोर्स। इसके भी नाम से वाज़ेह हो जाएगा कि ये कैसी सोर्स है जो मूव करती रहती है, जो हरकत करती रहती है। ऐसी सोर्स जो मूव करती रहे, कभी किसी एरिया में कभी किसी एरिया में, पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, एयर पोल्यूटेंट्स को एमिट कर रही है, तो ऐसी सोर्स को हम कहेंगे मोबाइल सोर्स। इसकी भी आपको समझ आ जाएगी जब आप एग्जांपल्स देखेंगे। मोबाइल व्हीकल्स, जितनी भी गाड़ियां, जितनी भी ट्रैफिक मूव कर रही है, तो वो सारी की सारी जो एयर पोल्यूटेंट्स एमिट कर रहे हैं, वो एयर पोल्यूटेंट एमिट जो हो रही है जिस सोर्स से, वो मोबाइल सोर्स है, हरकत करती हुई सोर्स है। वो हर वक्त हरकत कर रही है, कभी एक शहर में, कभी दूसरे शहर में, कभी तीसरे में। तो ये इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ये सोर्स मूव करती है और एयर पोल्यूशन का सबब बनती जा रही है। शिप्स जितनी भी देखें, जितने भी बहरी जहाज हैं, वो सारे के सारे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, मूवमेंट हो रही है और एयर पोल्यूशन का भी सबब बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप के एयर पोल्यूटेंट्स को एमिट करके। एयरप्लेन्स, ये भी बात वाज़ेह है कि वो भी एक कंट्री से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से मूव करते हैं। जब ये मूव कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है, इसके अंदर फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, और फ्यूल की बर्निंग जब होती है तो उसके नतीजे में डिफरेंट टाइप की ऑक्साइड्स, एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो एमिट होते हैं। तो इस तरह ऐसी सोर्सेज जो मूव करते हुए एयर पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं उनको बोलते हैं मोबाइल सोर्सेज। अब बात करते हैं ये डिफरेंट टाइप के जो सोर्सेज हैं कौन कौन से पोल्यूटेंट्स को एमिट कर रहे हैं। जिस जगह पे जलने का प्रोसेस हो रहा है, बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, वहां पे कार्बन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सल्फर के ऑक्साइड उस वक्त बनेंगे जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपोनेंट को हम ज्यादातर जलाएंगे तो उसके नतीजे में सल्फर के ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आप देखें, पावर स्टेशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, मोटर व्हीकल्स के अंदर, तमाम जगहों पे क्या
कौन सा प्रोसेस हो रहा है? जलने का प्रोसेस, बर्निंग का प्रोसेस, कंबस्शन चल रही है। जब कंबस्शन चल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन मस्ट है। अब पावर स्टेशन के अंदर मोस्टली फ्यूल यूज किया जाता है जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर है, तो इसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड की मोस्टली प्रोडक्शन होती है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स उस वक्त बनेंगे जब टेम्परेचर वेरी हाई होगा। जैसे हमने स्टार्ट में बात की, नाइट्रोजन जो एयर में मौजूद है वो वेरी इनर्ट है, तो ये बड़ी लेट रिएक्ट करती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जाके रिएक्ट करेगी। अब एयर में मौजूद नाइट्रोजन, एयर में मौजूद ऑक्सीजन जब हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट अबव 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनको मिलता है, तब ये आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो ये प्लूटेंट्स हैं जो कि पावर स्टेशन से निकल रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्री से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और अगर हम इंडस्ट्री ऐसी यूज करें जहां पे टेम्परेचर 1400-1500 डिग्री सेल्सियस जाता है, तो वहां पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बनेंगे। और इसके साथ साथ जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स को जलाने के लिए या फ्यूल के तौर पे, उनसे स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स प्लूटेंट के तौर पे वहां से एमिट हो रहे हैं। और पार्टिकुलेट्स कहते हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स जो कि एयर का हिस्सा बन जाते हैं, उनको पार्टिकुलेट्स कहते हैं। तो ये पार्टिकुलेट्स भी यहां से एमिट होते जाएंगे। मोटर व्हीकल्स में अगर देखें, वहां पे भी फ्यूल की कंबस्शन हो रही है। अब फ्यूल की कंबस्शन जो है वो अगर तो कंप्लीट कंबस्शन हो रही है फिर तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो रही, इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही है, फ्यूल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी, या ऑक्सीजन जो प्रोवाइड की जा रही है वो लिमिटेड है, तो उसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस है, पॉइजनस गैस है, जो कि अगर इसके एक ज्यादा अमाउंट इनहेल कर ली जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। और एक बड़ी अहम जो प्लूटेंट है और बड़ा खतरनाक प्लूटेंट है वो है लेड। ये जैसे कि हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एंटी नॉकिंग एजेंट जो है मोटर व्हीकल्स के अंदर यूज किया जाता है वो है टेट्रा इथाइल लेड। तो जब टेट्रा इथाइल लेड की बर्निंग होती है तो उससे लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जो कि एग्जॉस्ट के जरिए एटमॉस्फेयर में एमिट कर दिया जाता है। अब ये लेड ऑक्साइड या अनबर्न्ड लेड जो है वो जब एटमॉस्फेयर में आएगा तो वो ऑब्वियसली जहाँ वहां पे लोग सांस ले रहे हैं, जो लोग वहां पे सांस ले रहे हैं तो सांस लेने के साथ साथ वो अंदर जाएगा, और ये बहुत जहरीला है, जहरीली मेटल है। इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होगी और पार्टिकुलेट्स भी बनेंगे। और डोमेस्टिक लेवल पे, घरेलू सतह पे अगर देखें तो पार्टिकुलेट्स की फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होती है, और इसके अलावा बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी मिकदार ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जो मुख्तलिफ किस्म के प्लूटेंट्स इन्वायरमेंट के अंदर एमिट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके इफेक्ट क्या हो रहे हैं। इफेक्ट एक जनरल हम एक डिस्कशन करते हैं कि जो मोस्टली जो इफेक्ट हो रहे हैं, ये जो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, ये एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज कर रही है, ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंज आ रही है। ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि यकदम ऐसी चेंज आ रही है जो पहले कभी देखी नहीं गई, अचानक से ये क्लाइमेट चेंज आ रही है। और ये क्लाइमेट चेंज की एक वजह आपको पता चल जाएगी जब आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो आप आज से 50-100 साल पहले का टेम्परेचर देख लेंगे, उस वक्त का टेम्परेचर और अब के टेम्परेचर में जमीन आसमान का फर्क है। अब टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ये क्लाइमेट जब चेंज आती है तो इससे अल्टीमेटली इफेक्ट क्या चीज होती है? ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट होगी। आज देखते हैं कि ये किस तरह से डिफरेंट टाइप के जो प्लूटेंट्स हैं वो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर एक प्लूटेंट है, सल्फ्यूरस स्मोग है, उसकी वजह क्या है, वो किस वजह से बनती है? ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, धुएं की वजह से, जो कि इंडस्ट्री या डोमेस्टिक सोर्सेज से निकल रहा है। ये वजूहात है जिसके नतीजे में सल्फ्यूरस स्मोग बनेगी। इसके इफेक्ट क्या है? इसके मेजर दो इफेक्ट हमें नजर आते हैं। एक रेस्पिरेटरी डिजीज पैदा करती है, जो हमारे सांस लेने के प्रोसेस है, उस वो सिस्टम है उसमें डिफरेंट टाइप की जो डिजीजेस हैं वो काज करेगी। और जो बड़ी वजह, दूसरी बड़ी वजह वेजिटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है,
जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनको इफेक्ट करती है, जिसके नतीजे में फूड की जो अमाउंट है वो कम होना शुरू हो जाती है। फोटोकेमिकल स्मोक ये कहाँ से मोस्टली, ये इसकी वजह क्या है, इसकी किस वजह से ये बनती है? ये मोस्टली जो बनती है ये गाड़ियों के जो एग्जॉस्ट गैसेज है गाड़ियों में से निकलने वाली, मोस्टली उनके जरिए बनती है। गाड़ियों से जो मेजर गैस इवाल्व होती है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, और यही नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स असल में फोटोकेमिकल स्मोक की वजह बनते हैं। अब ये क्या करती है, ये भी ऑब्वियसली हेल्थ को जो है वो डैमेज करेगी, और इसके साथ साथ फिर वेजिटेशन के ऊपर इफेक्ट करेगी, जिससे क्या होगा, जिसके नतीजे में फूड जो सप्लाई हो रही है वो फूड चेन में कम होती चली जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग भी एक प्रॉब्लम है हमारे पास, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है डिफरेंट टाइप की ग्रीन हाउस गैसेज इवॉल्व हो रही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी जलने का प्रोसेस कहीं पे भी हो रहा है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, और इसके साथ साथ जो पैडी फील्ड्स हैं वहां से मीथेन गैस। तो ये दोनों गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये जैसे जैसे ये एमिट होती जाएंगी ये गैसेस, जमीन से ऊपर जाते हुए ये एक लेयर बनाती जाएंगी, एक खास लेयर बना लेंगी, जो कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एंटर तो होने देंगी, लेकिन उनको बाहर नहीं जाने देंगी, जिसके नतीजे में जमीन का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, इफेक्ट क्या हो रहे हैं? राइजिंग टेम्परेचर, आहिस्ता आहिस्ता जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, फ्लडिंग ज्यादा हो रही है, सैलाब ज्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोअर एरिया में सैलाब आने की वजह यह है कि जो अपर एरियाज हैं, जो पहाड़ हैं, वहां पे जो बर्फ के पहाड़ हैं वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे पिघलेंगे तो लोअर एरियाज में सैलाब आने के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। ओजोन लेयर की डिप्लेशन जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है ये पिछले 8-10 सालों में। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि हमारे एयर कंडीशन से, रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को तबाह करते हैं। इससे क्या होता है, ये ओजोन लेयर जब डिप्लीट हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसके नतीजे में सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी जमीन पे आना शुरू हो जाएंगी। अब जब वो डायरेक्ट रेडिएशन स्किन के ऊपर पड़ेंगी तो स्किन कैंसर का सबब बनती है। एसिड रेन है, एसिड रेन की दो मेजर कॉजेज हैं, वो कौन कौन से हैं? वो है सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। ये सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहाँ कहाँ बनते हैं ये हम इससे पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है, इससे एक्वेटिक लाइफ डैमेज होगी। जहां पे एसिड रेन अगर समुद्रों पे, नदी नालों पे हो रही है तो वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ है वो सारी की सारी इफेक्ट होगी, पीएच चेंज होगी, इफेक्ट ट्रस्टियल इकोसिस्टम भी तबाह होगा, फसलें तबाह होगी। अगर किसी ह्यूमन के ऊपर स्किन के ऊपर गिरी है तो ऑब्वियसली वो स्किन को भी डैमेज करेगी। हेज प्लूटेंट जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं, कहाँ से निकलते हैं? अक्सर फॉरेस्ट फायर से, जो जंगलों में आग लग जाती है। इससे क्या होता है, हेल्थ जरूर इफेक्ट होती है, वहां से निकलने वाले प्लूटेंट्स हेल्थ को जरूर इफेक्ट करते हैं, और खास तौर पे वो विजिबिलिटी को कम कर देते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट धुंधला सा हो जाता है, क्लियरिटी नहीं रहती। तो ये कुछ ऐसी एयर प्रॉब्लम्स हैं और उनकी वजूहात हैं और उनके इफेक्ट्स हैं। तो हमने अभी तक देखा कि एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद एयर पोल्यूशन के कॉजेज और उनके इफेक्ट क्या हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनडोर एयर पोल्यूशन की। इनडोर एयर पोल्यूशन का मतलब है वो एयर पोल्यूशन जो घरों में, कमरों में, लेबोरेटरीज में मौजूद है। छतों के नीचे जो एयर पोल्यूशन मौजूद है उसको इनडोर एयर पोल्यूशन कहते हैं। ये डिस्कस करना क्यों जरूरी है? अगर आप देखें मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो 80% टाइम जो है वो कहाँ पे गुजारते हैं? इनडोर गुजारते हैं, बाहर इन्वायरमेंट में नहीं गुजारते, बल्कि 80% टाइम जो है वो कमरों में, ऑफिस में, डिफरेंट जगहों पे अंदर ही छत के नीचे ही गुजारते हैं। आजकल के दौर में अभी देख लेंगे, चूंकि ये प्रॉब्लम एक वबा फैली हुई है, इसके नतीजे में ऑलमोस्ट 95% लोग जो है अपना टाइम जो है वो ज्यादातर घरों में गुजार रहे हैं। तो अगर ज्यादातर टाइम अपने 24 आवर का ज्यादातर टाइम वो इनडोर गुजार रहे हैं तो इनडोर एयर पोल्यूशन को डिस्कस करना बहुत जरूरी है यहाँ पे।
तो इंडोर एयर पोल्यूशन के कुछ सोर्सेज देख लेते हैं, कौन कौन सी ऐसी वजह हैं जिनके जरिए इंडोर एयर पोल्यूशन हो रही है। तो आए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सोर्सेज हमें जो मिलते हैं, घरों में चलने वाले हीटर जो हैं, घरों में चलने वाले चूल्हे, ये सारे के सारे इंडोर एयर पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं। क्योंकि हीटर के अंदर या चूल्हों के अंदर या कुकर के अंदर बर्निंग का प्रोसेस चल रहा है। बर्निंग के प्रोसेस से क्या हो रहा है, वहां पे हाइड्रोकार्बन्स को जलाया जा रहा है, जिसके नतीजे में कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो रही है। वो कार्बन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड एक्चुअल में क्या है, वो एयर पोल्यूटेंट्स हैं। इसके अलावा अगर तो कंप्लीट कंबस्टन हो रही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रही है तो फिर उसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, जो कि बहुत जहरीली है और इंसान की मौत का सबब भी बन सकती है। तो एक कमरे के अंदर या एक घर के अंदर ऑक्सीजन लिमिटेड है, अगर हमने घर को पूरी तरह से पैक किया हुआ है, वहां पे हम कोई कंबस्टन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो वहां पे आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा। जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो ऑक्सीजन लिमिटेड होगी, जिसके नतीजे में लिमिटेड कंबस्टन होगी, जिसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और वो बहुत जहरीली गैस है। तो ये इंडोर एयर पोल्यूशन ही है, इंडोर ही ये गैसेस बन रही हैं और इंडोर एयर को इफेक्ट कर रही है। इसके अलावा आउटडोर एयर पोल्यूशन भी इसका सबब बन सकती है। बाहर जो एयर में पोल्यूशन है वो किसी सोर्स के जरिए, किसी जंगले के जरिए, किसी ओपनिंग के जरिए वो इनसाइड मूव कर सकती है। इससे क्या होगा कि बाहर की जो पोल्यूशन है वो भी इनसाइड मूव कर रही है। सॉल्वेंट्स की बात करें तो घरों में अगर देखें तो ये सॉल्वेंट आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही आप केमिस्ट्री लैब की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सॉल्वेंट्स किस तरह से एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। जैसे ही हम केमिस्ट्री लैब का डोर ओपन करते हैं, उसमें एंटर होते हैं, तो वहां से एक अजीब सी स्मेल आती है जो बाहर से नहीं आ रही होती। तो वहां पे क्या होते हैं, वहां पे सॉल्वेंट्स के वेपर्स मौजूद होते हैं। वो वेपर्स ने इनडोर उस लैब को क्या कर दिया हुआ है, पोल्यूट कर दिया हुआ है। तो ये सॉल्वेंट्स भी किसी हद तक इंडोर एयर पोल्यूशन का सबब बनते हैं। घरों में होने वाले पेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रखते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या करते हैं, जब इवेपोरेट होते हैं तो वो इवेपोरेट होके एयर का अंदर ही मौजूद एयर का हिस्सा बन जाते हैं, जो कि पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं। तंबाकू, उससे निकलने वाला धुआं, ये सारे के सारे, ये तंबाकू या धुआं कहाँ से आ रहा है, सिगरेट से आ रहा है, हुक्के से आ रहा है। ये जो धुआं और तंबाकू का जो की पोल्यूशन है, ये आमतौर पे लोग अंदर बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, तो वो जो धुआं निकल रहा है वो एक्चुअल में एयर पोल्यूटेंट्स रखता है। वो एयर पोल्यूटेंट इनडोर ही एयर में एयर का हिस्सा बन गए और इनडोर एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। डस्ट जो बाहर से आ रही है या जो अंदर मौजूद है वो भी एयर को क्या करेगी, पोल्यूट करेगी। अब इनडोर एयर जो एयर पोल्यूशन है उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बात की है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जहां पे भी इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो ये मोस्टली इनकम्प्लीट कंबस्टन कहां पे होती है, गैस हीटर्स के अंदर होती है, गैस हीटर्स में। इसके अलावा ये जो सिगरेट का धुआं होता है, इसके अलावा जो हुक्के का धुआं होगा या व्हीकल्स एग्जॉस्ट होते हैं, तो इनमें पॉसिबिलिटी है कि इनकम्प्लीट कंबस्टन और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जहां पे टेम्परेचर अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस होगा वहां पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनने के चांसेस हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कब बनेगी, जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बर्न किया जा रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऑयल को, कोल को डिफरेंट टाइप से जलाया जा रहा है, तो वहां पे सल्फर के ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। फॉर्मेल्डिहाइड, फोम इंसुलेशन, पॉलीवुड, पार्टिकल बोर्ड, पैनलिंग, अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये कंस्ट्रक्टिव जो काम है उनसे निकलने वाले जो पोल्यूटेंट है वो कौन से, फॉर्मेल्डिहाइड। ओजोन कहाँ से आ रही है, फोटोकॉपियर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर से, आउटडोर एयर से। तो ये ओजोन भी, अगर तो स्ट्रेटोस्फियर में ये ओजोन की लेयर है तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। अगर ये ट्रोपोस्फियर में बाउंड्री लेयर में ये ओजोन मौजूद है तो ये एज अ पोल्यूटेंट है। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम रखते हैं तो वो खुद ही इवेपोरेट हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें पेट्रोल आप देख ले, मिट्टी का तेल देख ले, तो ये वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेस्टिसाइड, ऐसी स्प्रे जो हम कीड़े मकोड़े मारने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए करते हैं,
ये आउटडोर भी हो सकती है, इंडोर भी हो सकती है। आउटडोर फसलों के ऊपर हो सकती है, इंडोर जो मच्छरों को, मक्खियों को मारने के लिए हम जो स्प्रे करते हैं। एस्बेस्टॉस, रेडान, बायोलॉजिकल एरोसोल, ये सारे के सारे ऐसे प्लूटेंट्स हैं जो हमारी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज से वकूफ पजीर हो रहे हैं। अब देखते हैं कि ये जो पोllutants हैं इनका इफेक्ट क्या हो रहा है। मोस्टली इनडोर एयर पोल्यूशन किस तरह के इफेक्ट काज कर रही है। इनडोर एयर पोल्यूशन से जो मेजर इफेक्ट्स हैं जो हमारे पास सामने हमारे मौजूद हैं, उनमें है आई, नोज एंड थ्रोट इरिटेशन। आंख आंख, नाक और गले में डिफरेंट वेज में इरिटेशन होगी, खारिश होगी, या इनमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आ जाएगी। तो ये किस वजह से होती है? ये इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से हो। खांसी होती है, खांसी के साथ साथ सांस लेने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, सर दर्द होना शुरू हो जाती है, बंदे में जो लेजीनेस आना शुरू हो जाती है। तो ये सारी सिम्टम्स किस चीज़ की हैं? ये इनडोर एयर पोल्यूशन की हैं। अगर ऐसी सिम्टम्स हमें मोस्टली फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, इसको कम करने की ज़रूरत है। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अस्सलाम वालेकुम।